प्रॉब्लम का जैसे कहते हैं मैग्नीट्यूड चेक करते हैं कि किस लेवल की है। माइनर सी प्रॉब्लम है, मतलब आपको ये देखना होता है कि बात वो ये बेटा कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है ना जिसकी लाइफ बहुत कम है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट की है कि जो शायद आपके 5 टू 6 मंथ्स के अंदर जो उसका सॉल्यूशन मिल जाए ना, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में नहीं आती, उसकी आप सेल नहीं कर सकेंगे। आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे और आपको अंदाज़ा हो बेस्ड ऑन योर रिसर्च कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसका फर्दर टाइप का सॉल्यूशन जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। सो एक्सप्लोर सिस्टमैटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द सॉल्यूशन एंड प्रोसेसेस। जो भी आपने प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसको आपने सिस्टमैटिकली चेक करना होता है। आपका जो सॉल्यूशन है और जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और एंटायर प्रोसेस होता है प्रॉब्लम के लिए और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्रिटिकली देखनी होती है। ये सारी कॉन्सेप्ट जनरेशन में आ जाती है। बाद में बेटा कॉन्सेप्ट की कर रहा हूँ ना कि ब्लरी होता है उस वक्त, उसकी इमेज नहीं होती आपके माइंड में, एग्जैक्ट इमेज नहीं होती। एक बंदे को एक आइडिया आता है कि यार मैं स्पेस सेविंग के लिए एक कबर्ड डिजाइन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ना, तो स्पेस सेविंग के लिए मैं किस तरह की चीज डिजाइन कर सकता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट वीडियो सर्कुलेट कर रही होती हैं जिसमें आपको ऐसी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, कोई टेबल नजर आ रहा है तो उसमें मल्टीपल ड्रॉर्स होंगे। तो एक इंसान के माइंड में एक आइडिया आता है कि मैं कोई ऐसी चेयर बनाता हूँ कि जो टेबल भी बन सकती है, चेयर बन सकती है और स्टूल बन सकती है, तो उसको हम एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज कर सके। अब उसके माइंड में एक बड़ा ब्लर सा कॉन्सेप्ट होता है, वो बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है ना इस तरह की एक इमेज होती है जो एग्जैक्ट क्लियर नहीं होती। आप उसको फिर स्केच आउट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट फेज पे लेकर आते हैं। तो जब वो आप ड्रॉ करते हैं ना तो उसके बाद आप कहते हैं अच्छा ये मैंने ड्रॉ तो कर दी है, यहाँ लेट्स सपोज अगर मैं उसी कन्वर्टेबल टेबल्स की बात कर रहा हूँ, चेयर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका जॉइंट होना चाहिए, ये इसका साइज होना चाहिए लेग का, इसका टोटल स्पैन ये होना चाहिए टेबल का। तो बेटा आप वो जो अब कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं वो बेटा सिस्टम लेवल डिजाइन होता है, यानी कि आप उस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं और आपने उसकी एग्जैक्ट ईच इची बिची जो होती है वो उसको कंसीडर करना होता है। अब आप रॉ कंसेप्ट से बाहर आ जाते हैं, अब आप ख्याली बातें नहीं कर रहे होते बल्कि अब आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो सिस्टम लेवल डिजाइन की तरफ हम आ जाते हैं। सिस्टम लेवल डिजाइन में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यू ऑलरेडी हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ डिजाइन, आपको पता है कि डिजाइन कैसे किया जाता है, लेकिन आपको एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसका ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ना एक इंजीनियर को हमेशा चीज़ों को क्वांटिफाई करना पड़ता है। आगे मैं आपको एक स्लाइड है और से ये चीज़ दोबारा से बताऊंगा, बट वो इन्फॉर्मेशन टू मेक मोर सेंस। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आपके पास कस्टमर आता है ना, वो आपको कहता है कि यार मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप इंजीनियर जो होता है ना उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। सेल्स वाला कहेगा हाँ वाइन बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी, बहुत जबरदस्त चलेगी। इंजीनियर कभी ऐसी बात नहीं करता। इंजीनियर कहेगा पहले आप मुझे बताएं आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। वो आपको लेट्स सपोज पंप्स की बात करता है, वो कहता है मुझे बहुत अच्छा पंप चाहिए, तो इंजीनियर उसे कहता है बहुत अच्छा डिफाइन करें क्या है, आपको इतने हेड तक का पंप चाहिए या उसका इतना फ्लो रेट होना चाहिए या फिर वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो फ्लूइड है उसकी के लिए होना चाहिए। क्योंकि आपका ऑयल एंड गैस के लिए डिफरेंट पंप्स यूज होते हैं, सीवरेज एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है सीवरेज का पानी उसमें पत्थर वगैरह और डिफरेंट चीजें होती हैं तो बैलेंस खराब होते हैं। तो इंजीनियर उसे हमेशा ये पूछेगा कि डिफाइन करिए जी बहुत अच्छे को, आपको क्या जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस तरह की चाहिए, इनको क्वांटिफाई करना कहते हैं। तो वो बेटा ये जो चीजें होती है ना, वो कहेगा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए दिखने में बहुत अच्छा हो, पर इंजीनियर कहेगा नहीं आप मुझे बताएं कलर कैसा होना चाहिए, आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको कलर ब्लू पंप में चाहिए, रेड में चाहिए। आपके जो पंप की एप्लीकेशन होती है रेड वाला फायर फाइटिंग के लिए यूज करते हैं, ब्लू ब्लू वाला ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन के लिए, डार्क ब्लू आ जाता है तो वो सीवरेज के लिए आ जाता है। तो कलर कोडिंग होती है, फिर आप उसको बताते हैं कि ये है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत अच्छे कलर वाला चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए जो, तो आप उसे कहेंगे क्वांटिफाई करो चीजों को। तो वो जो चीजें होती है ना वो सारी प्रोडक्ट सिस्टम लेवल डिजाइन का पार्ट होती हैं जो कि एक इंजीनियर के माइंड में चल रहा होता है। अच्छा ये डिजाइनिंग इज द प्रोसेस मेकिंग मैनी डिसीजन दैट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ हार्डवेयर रियलिटी। अच्छा जी सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में सब सिस्टम्स, बात वो ये बेटा जी कि जब आपके पास एक बड़ा इमेज आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाती है, तो आप उसके सब सिस्टम्स की तरफ आ जाते हैं। सब सिस्टम्स मतलब बेटा बहुत सी चीजें मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बना रही होती हैं। सम प्रोडक्ट्स आर वेरी सिंपल, वो आपकी एज अ एक ही प्रोडक्ट होता है, उसको एज अ यूनिट आप कंसिडर कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स बेस ऐसे होते हैं जो कि आपको पता है बनते हैं, मतलब वहाँ
वन ऑफ द भी दे सकते हैं, गाड़ी ऑटोमोटिव्स होता है। ऑटोमोटिव्स के अंदर नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर खुद बना ही नहीं रहा होता, वो आपका डिफरेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो उसको बना के दे रही होती है। तो अब ये भी खूबसूरती होती है बेटा इंजीनियरिंग डिजाइन की, कि वो वन डिफरेंट कंपनी का बेसिकली जो होता है वो डिजाइन की वजह से ही होता है कि आप स्टैंडर्डाइज करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, फीचर डिजाइन और प्रोसीजरल स्पेसिफिकेशन, ये कुछ 3-4 टाइप की स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो कि आप सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के अंदर देख रहे होते हैं। अच्छा बेटा जी, इसमें कुछ तो पार्ट्स, ये जो कुछ जो चीजें लिखी हुई है ब्लू कलर में, साथ ना उसका पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है कि ये किस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यूजर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, यहाँ पे आपके पास मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपके पास अ, आगे उसकी लिखी हुई एक्सप्लेनेशंस, और साथ ये लिखा हुआ है कि किस पर्सपेक्टिव से आप इसको डिस्कस करते हैं। यूजर होता है, वो परफॉर्मेंस को देखता है। अब बात यही है जो मैंने आपको बात की, हम सिस्टम लेवल डिजाइन से बात कर रहे हैं। तो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप बेटा जी कभी भी सिस्टम लेवल जो डिजाइन होता है ना, अगेन बात करूंगा कि इसमें जेनेरिकली नहीं चलते। आपने इसमें हमेशा चीजों को क्वांटिफाई करना है, आपने नंबर्स लिखने होते हैं, आपने स्पेसिफिक करके लिखना है। अभी जैसे वो कहते हैं स्पीड परफॉर्मेंस, बात करने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। भाई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में क्या आता है, आपका प्रोडक्ट है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस में क्या देख रहे हैं। आपके प्रोडक्ट की अच्छी परफॉर्मेंस में उसकी स्पीड आती है, कैपेसिटी आती है, पावर आती है, एक्यूरेसी आती है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के लास्ट से आप प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, टेम्परेचर रेंजेस ये होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड डर्ट, आपके वो जो IP 6465 स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइफ एंड सर्विस कितने साल तक चलना चाहिए। अब 10 ईयर्स कर रहे हैं बेटा, ये आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लाइफ लिखी होती है ना, तो ये यहाँ पर एक नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। मिसाल के तौर पे बेरिंग है ना, बेरिंग की लाइफ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक जनरल आइडिया कि वो कितने RPM पे डेली चलता है, और 6 मंथ में कितना चलता है, 1 ईयर में ना, तो नंबर ऑफ साइकिल्स हो गई। वो वहां से आप ना उसका टेंटेटिव आइडिया ले लेते हैं। मेंटेनेंस आ जाती है, क्वालिटी, शिपिंग, पैकेज साइज। आप काइंडली एक पर स्लाइड को देखें, ये स्लाइड में से कोई ऐसी स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको नहीं समझ रहा ना, तो उसको नोट डाउन कर लें, हम उस पे उसको एंड पे डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे यहाँ पर बता देंगे। बेसिकली ये वैसे जेनेरिक है, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन इट। जो स्पेसिफिकली चीज आपको डिस्टर्ब करेगी, जो कि आपको समझ नहीं आएगी, उसको हम ज्यादा टाइम देंगे। अच्छा, शिपिंग है बेटा, क्वांटिटी है डिटरमाइंड बाय मार्केट एनालिसिस। क्वांटिटी, अच्छा कितनी हमें प्रोड्यूस करनी है, आपको क्वांटिटी का कैसे पता चलता है। देखिए जी, क्वांटिटी फाइंड आउट करने के ना प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के बड़े मेथड्स होते हैं। पहले तो ये बात है बेटा कि आपकी प्रोडक्ट नहीं है, जो आपने आईडी लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। उसके लिए डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको ना डिफरेंट सर्विस करने पड़ते हैं। कुछ सर्विस आपने एंटरप्रेन्योरशिप में की हुई है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर शॉपिंग बैग्स की बात कर लेना, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं। आप क्या करते हैं कि क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरह से पता है कि आप किसी स्पेसिफिक मार्केट का सर्वे करते हैं, वहां से पूछते हैं कि आप पर डे कितने केजी शॉपर यूज करते हैं जी, वो आपको बता देगा जी मैं इतना। ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, हम लोग पर डे 2 kg यूज करते हैं, लेट्स सपोज। हाँ, फिर आपको टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि यार ये 2 kg यूज कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर जो है इस पूरे रीजन में ना 400 दुकानें हैं, तो आप 2 × 400 करते हैं, वहां से आपके पास टेंटेटिव क्वांटिटी आ जाती है। देन आपको आइडिया 800, लेट्स सपोज 800 kg आपको पता चल गया कि पर डे की रिक्वायरमेंट है पॉलीथीन बैग्स की, एक स्पेसिफिक लोकेशन की। क्वांटिटी पे बात करें हम, ठीक है बेटा। अब आप क्या करते हैं बेटा, आप जेनेरिकली ये देख लेते हो कि उस रीजन में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है पर डे। वहां पर लेट्स सपोज आपको पता है उस पूरे रीजन में पॉलीथीन बैग्स की सिर्फ एक ही प्लांट लगा हुआ है जो कि 200 kg पर डे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। इसका मतलब है जो कि बीच में एक डिफरेंस आ रहा है 600 kg का, वो दूसरी सिटी से आके लोग यहाँ पर बैग्स जो है वो पॉलिथीन बैग सेल कर रहे होंगे। तो आप क्या करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं प्लांट लगाता हूँ तो मुझे एटलीस्ट इतनी प्रोडक्शन का लगाना चाहिए जो 400 से 500, 500 600 जो है KG पर डे जो है प्रोडक्शन कर ले। तब ही आप कम रेट में बेच सकोगे ना, क्योंकि जो दूसरी सिटी से आती हैं उसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वो सारे डिफरेंट मार्जिन इन्वॉल्व हो जाते हैं। एनीवेज, क्वांटिटी जो होती है मार्केट एनालिसिस से ही आप फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मली आपका यही होता है।
इसके अलावा बेटा आप मार्केट एनालिसिस के अलावा जो होता है ट्रेंड, डिफरेंट ट्रेंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से भी फाइंड आउट करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हैंड सैनिटाइजर पहले कितने सेल होते थे? आपका वही जो मैन्युफैक्चरर बना रहा था पहले, उसको पता था कि यार अब ये ट्रेंड नहीं है। जो डेवलप सिटीज है जहाँ पे अवेयरनेस ज्यादा होती है हेल्थ सेफ्टी की, वहां पर वो जाके उसको रखेगा। अब चूंकि कोविड की वजह से ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि कोई भी जगह चले जाए ना, वहां पर आपको हैंड सैनिटाइजर लाजमी आपको मिल जाते हैं। मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ये चीजें अब कॉमन हो गई हैं, तो डिमांड इसकी चेंज हुई है, ट्रेंड्स बेसिकली। Facility is the design constrained by the existing facility, are the parts to be contracted and assembled in-house. Does the company policy dictate certain facilities? बेटा ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना इन हाउस का, और ये बेसिकली ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टायर वन होता है, टायर टू होता है, टीयर वन टीयर टू भी कहते हैं उसको, टीयर थ्री होता है। अब उसमें ये होता है कि एक इंडस्ट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ ना आपको, मैं इन हाउस उसे कहते हैं बेटा, इन हाउस जो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर चीजें बन रही है। मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी थी ना, यहाँ से इसको देखिएगा। सारी की सारी चीजें इन हाउस नहीं बन रही होती। गाड़ी, एक ऑटोमोटिव वाले जो होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि इंजन वो खुद बनाए। इंजन बेसिकली जो होता है इसका हार्ट होता है गाड़ी का, तो वो चाहते हैं वो खुद बनाए। बाकी चीजें वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, अब वो इन हाउस होती है। इसके अलावा जो चीजें बाहर से बन के आ रही थी उसे हम आउटसोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आउटसोर्सिंग में कंपनी की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इफ एनीवन नीड्स टू डिस्कस दैट तो मुझे एंड पे याद करेगा, मैं आपको बता दूंगा। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन डिफरेंट टाइप्स होती हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज की, टीआर वन, टीआर टू, टीआर थ्री। वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनीज को कॉन्टेक्ट करते हैं। वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ आप अपने सिंक कर रहे हो। साइज एंड शेप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स आपकी सेल ही इसलिए हो रही होती है कि वो बड़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो डेफिनेटली आपका एक, कुछ चीजें बेटा आपको बेसिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखनी पड़ती हैं। जब एक इंजीनियर प्रोडक्ट बना रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं कहता हूँ ग्रास कटर बना, एक ऑटोमेटिक ग्रास कटर आप लोग बना देते हैं, लेट्स सपोज। अब वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि यार उसको देख के ना बंदे को खौफ आ रहा है। उसमें आप लोगों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं देखा हुआ, आपने उसको प्रॉपर ब्लेड को कवर नहीं किया हुआ। तो ये चीजें फिर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से करते हैं, और उसको अच्छे कलर्स देते हैं, उसको ज्यादा स्मूथ करते हैं, उसकी मॉड्यूलर लुक बनाते हैं उसकी। ऐसी लुक होती है कि शार्प एजेस ऑफ कोर्स नहीं होने चाहिए। आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ा होगा कि आप उसको कर्वी एजेस दे देते हैं। तो वो सारी चीजें मार्केटिंग एस्थेटिक्स में आ जाती है, कलर, शेप, टेक्सचर, फिनिश। अच्छा जी, मटेरियल्स आ जाता है, मार्केटिंग कोड रेगुलेशंस। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इजीली नहीं होती। मिसाल के तौर पे कार्बन फाइबर, अगर आप इसे किसी ने फाइनली प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया होगा तो आपका आइडिया होगा कि देयर आर वेरी फ्यू सप्लायर्स इन पाकिस्तान। तो आप अगर एक इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें यूज कार्बन फाइबर होता है, तो आप सोचें कि आप कितना डिपेंड कर रहे हैं उन एक दो सप्लायर्स के ऊपर ना। लेफ्ट टू डिजाइनर्स अनलेस कंपनी गाइडलाइंस। अच्छा, या ये आप तो चूज कर सकते हैं, या तो आपको स्पेसिफिकली आपका एम्प्लॉय बता दे कि बेटा जी यही आपने चूज करना है, इसके अलावा आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमेशा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर की से ही होती है, वही बताता है कि ये कर सकते हैं। अगेन कंट्री के रूल्स आ जाते हैं कि ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना जिसमें एस्बेस्टोस हो, लेड हो, या फिर ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशंस होती है ना, उसके पंप्स के इम्पेलर्स में कभी भी आप ऐसा नहीं यूज करते बेटा जिसके अंदर लेड की अमाउंट अवेलेबल होती है, मतलब बहुत माइनर होती है। वैसे आपकी कोशिश होती है कि उसमें लेड जो हो ना, तो आप कभी भी ऐसा इम्पेलर नहीं बेचेंगे, पंप नहीं बेचेंगे जिसके मटेरियल में एलॉयज में लेड हो। अब वो जो होते हैं ना वो सस्ते होते हैं। डिफरेंट जो कॉफी ब्रांड्स होते हैं ना, वो ऐसे बेच रहे होते हैं ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशंस के लिए भी, जिनके इम्पेलर्स में लेड होता है, और वो विद टाइम जो होता है वो आपको काफी ज्यादा डैमेज करता है, आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ स्पैन आ जाता है जी, लॉ कोड्स, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपने पॉलीथीन बैग्स नहीं बनाने, अगर आपने बनाने हैं तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे बायोडिग्रेडेबल हो, वो स्टैंडर्ड्स उसमें आ जाए। एग्नोमिक्स बेटा कहते हैं कि जो कि यूजर फ्रेंडली आप चीज बना रहे हो, जो कि एक इजी अप्रोच होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एग्नोमिक, मैं एग्नोमिक प्रोडक्ट की एग्जांपल दूं बेटा आपको, तो गाड़ी के अंदर आपने देखा ड्राइविंग सीट जो होती है एडजस्टेबल होती है, ठीक है। वो एक ड्राइवर के उसके साथ होती है, उसकी हाइट के साथ होती है, उसके लेग्स का जो होता है कि वो इजीली ब्रेक जो होता है वो पैडल जो है प्रेस कर सके। तो ये जो होती है ना पोजीशनिंग, आप किसी सीट पे बैठे हुए हैं, आप कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज को स्टडी करना और इस लास्ट से प्रोडक्ट डिजाइन करना कि आपका एक यूजर कंफर्टेबल हो, वो एकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं, क्वालिटी कर रही है आप, क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट अलग भी होता है। शेल्फ लाइफ, ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं बेटा कि जो 6 महीने तक अगर आप किसी जगह पे रखें तो उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं। आप अगर शेल्फ लाइफ की बात करें दूध की या फिर आपकी दही की, तो जो खालिज होते हैं जिसमें आपने कोई केमिकल ऐड नहीं किया होता, 2-3 दिन में अगर वो बाय पर आने तो खराब हो जाता है। तो शेल्फ लाइफ मतलब वो चीज़ होती है कि अगर आप उसको कहीं पे बना के रख दें प्रोडक्ट को, तो कितने टाइम में डिके कर जाएगा या नॉट यूज फुल हो जाता है, वो नॉन यूजेबल हो जाता है। कंपनी गाइडलाइंस आपके पास, टाइम स्केल है बेटा। सेफ्टी, यूजर, गवर्नमेंट, लीगल, व्हाट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट, वही चीज़ें बेटा उसमें आ जाती हैं। जो पीछे आपको मैंने लॉस के बारे में बताया था, गवर्नमेंट कंपनी कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाती हैं। कंपैटिबिलिटी विद प्रोडक्ट, एक कंपनी है वो आपका बना रही है, चार्जर बना रही है, तो वो कहती है कि आपने ऐसी चार्जर्स बनाने हैं, या चले प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल फोन्स बना रही है। अब मोबाइल फोन्स को बना दी है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इन सब के जो चार्जर्स है ना उनकी पोर्ट सेम होनी चाहिए। इस तरह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सारी चीजें बेटा आपने ना ये सिस्टम लेवल डिजाइन के अंदर देखनी होती हैं और इनको आपने आंसर करना होता है। लीगल टर्म्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपने नहीं कर सकते, बना सकते। मसलन आप एक प्रोडक्ट बना देते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, कल आपको थर्ड कंपनी दूसरा ब्रांड आके सू कर देता है, वो कहते हैं यार इसका तो पेटेंट हमारे पास है, आपने कैसे बना लिया। तो ये इश्यूज भी आपको होते हैं, तो उस लाभ से आप देखते हैं इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, डिस्पोजेबल आ जाता है जी कि पार्ट्स रिसाइकलेबल हैं या नहीं है। डिटेल डिजाइन, अब फर्दर जो है आप लेस एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा से लेस एब्स्ट्रैक्ट, जितना कम एब्स्ट्रैक्ट करते जाते हैं वो सिस्टम लेवल और फिर डिटेल डिजाइन में कन्वर्ट होता जाता है। बेटा मैंने आपको एक स्टार्ट में बताया था कि अगर आपको बंदा कहता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप उससे पूछते हैं कि क्या मतलब अच्छी किस तरह से होनी चाहिए। अभी ये एग्जांपल है उसकी। एक्सक्यूज मी सर। एक मेकिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक ऐसा टॉय एक्सक्यूज मी बनाना सर। चाह रहे हैं। नीड की तरफ देखिएगा, कस्टमर उनको सिंपली आ कह रहे हैं यार ऐसा खिलौना बनाओ जो कि बड़ा अच्छा जल्दी क्लाइम करता हो, अफोर्डेबल हो, कीमत कम होनी चाहिए, फुली असम्बल, एक्सक्यूज मी सर। बैटरीज यूज करता हो, असेंबली हो, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, सेफ होना चाहिए, म्यूजिक पर। तो बेटा क्या करते हैं, अब आप इंजीनियरिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को यहाँ से जरा टैली करें। ये क्या कहता है, वो कहता है ग्लाइड फास्ट, ये कहता है कि 1 फीट पर सेकंड और फास्टर, 2 फीट पर सेकंड। अब यहाँ से इंजीनियर को पता होता है कि मैं जितना ज्यादा यहाँ से स्पेसिफिकेशंस को प्रूव करूंगा उतनी ज्यादा प्राइस भी होती है। तो आपने हमेशा अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और प्राइस को लेके चलना होता है। तो वो कहता है जी सस्ता हो, तो सस्ते की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान में $30 बहुत ज्यादा होते हैं जी, आपने देखना है। अगर हम बात कर रहे हैं, वो कहता है चलो $30 के टॉयज ऐसे हैं, मार्केट सर्वे उसने किया कि ये ऐसे टॉयज होते हैं कि लोग अफोर्ड कर लेते हैं। बेटा रिकॉर्डिंग इशू कर रही है, वो हो नहीं रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पता नहीं क्या वजह है, ये आप लोगों के सारे इनवाइट्स ही मुझे मैनुअली एक्सेप्ट करना पड़ रहे हैं यहाँ से। आ, इसका आपकी वॉइस भी नहीं आ रही, मेरा माइक भी कोई इशू कर रहा है, और यहाँ से रिकॉर्डिंग वाला भी, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया है 2 बार ना, तो वो एरर दे रहा है कोई। आई डोंट नो, आई विल सी एनीवेज कि क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल डिस्कस करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपको ना कि आप नोट डाउन करें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो एंड पे हम ना आप मुझे यहाँ बताएंगे, हम डिटेल डिस्कशन उस पर कर लेंगे। अच्छा जी, म्यूजिक, आपको यहाँ से बस आइडिया हो गया कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि डिजाइन स्पेसिफिकेशंस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती हैं। आपकी कस्टमर नीड्स बड़ी जेनेरिक होती हैं। जब आप इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको चीज़ों को क्वांटिफाई करना पड़ता है, वो सारी चीज़ बता रहा है कि आपको उनको वैल्यूज असाइन करनी पड़ती हैं। अच्छा बेटा, ये पर्सपेक्टिव बता रहा है कि किसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो यूजर्स होते हैं उनके लिए तो सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरा एक चार्ट है। यहाँ पर अगर मैं गवर्नमेंट को देख लूँ तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि यार जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए। यस प्लीज, इफ यू कैन रिकॉर्ड देन रिकॉर्ड इट, और उसका लिंक प्रोवाइड कीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पर अपलोड भी कर दूंगा। आपका जो ये है गूगल क्लासरूम है, मैं यहाँ पर बेटा उसको अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपसे हो रहा है तो आप करें, रिकॉर्ड जरूर करें, और मुझे बताइएगा, हम इसको शेयर कर देंगे क्लासरूम पे। दैट विल बी ग्रेट। ओके बेटा। अच्छा जी, अब बात ये है कि गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सेफ्टी। मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट। मतलब इंपॉर्टेंस उसको जो है स्टार्स के लास्ट से बता रहे हैं। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे
जितने ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जितने अच्छे होंगे मार्केटिंग वाले उतना अच्छा उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है बेटा, इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं ना, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट किस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट यूज़ कहाँ पे होने जा रही है, आपकी कस्टमर टाइप क्या है? क्या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका कंसर्न बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को होगा? गवर्नमेंट को अगर ऐसा प्रोडक्ट है आपका, आप हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट ही डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा आप कोई इक्विपमेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें मतलब कोई बड़ा सिंपल सा है, मिसाल के तौर पे बुक होल्डर्स बनाने जा रहे हैं। आप बुक होल्डर बनाने जा रहे हैं, तो बुक होल्डर में कौन सी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है? उसमें कोई लॉज़, रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह से एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं होते, क्योंकि आपका वो बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। बेटा जी, ये पीडीएफ प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट शीट होती है, ये इसको हम थोड़ा-सा देखेंगे। शीट्स क्यों बनाई जाती हैं? चीज़ें बड़ी आसान होती हैं बेटा। चीज़ें आपको पता होती हैं जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं। एक बंदा क्या करता है कि वो कहता है मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। वो बड़ा स्टार्ट करता है प्रोडक्ट बनाना और बड़ा जेनेरिकली लेके चलता है। उसको एक आइडिया आया, उसने पेपर पे राइट डाउन किया, उसको डिज़ाइन किया, मॉडल कर दिया, दैट्स इट। एक सिंपल अप्रोच होती है। बीइंग एन इंजीनियर ना, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको चीजें क्लियर हैं, लेकिन आपको उनको डॉक्यूमेंट जरूर करना है। आपको उनको डॉक्यूमेंट इसलिए करना होता है क्योंकि अगर कोई चीज मिस होगी ना, तो आपकी प्रोडक्ट जो होती है उसकी रिलायबिलिटी नहीं रहती। आपकी बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डिजाइन इंजीनियर, रिलायबिलिटी नहीं रहती। आपने वही प्रोडक्ट जब अप्रूव करवाना है किसी से, अपने मैनेजर से, तो वो कहेगा कि कैसे आप बना रहे हो। आप कहेंगे मैंने सोचा था, मुझे आइडिया है। देखा पेपर पे कहाँ पर है, ये चीज कहाँ पर है, तुमने कहाँ पे इसकी प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट शीट बनाई है, वो बताओ मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था, मैं बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो बेटा ये चीजें जरूरी होती हैं। इवन के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिंपल भी हो, अभी यहाँ पर हम एक पेन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग ना, लेकिन एक इंजीनियर में और एक लेमैन में यही डिफरेंस होता है कि वो इन सब चीजों को लेके चलता है। डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू आर गोइंग टू बी अ डिजाइन इंजीनियर या प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इवन के R&D में भी जाते हैं बेटा, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके बेटा, लेट मी वाइंड अप द लेक्चर, देन हम उस पर वापस आते हैं। अच्छा, design statement usually begins as a vague statement. The device is to be easy to use. Generically हम देख रहे हैं कि easy to use होनी चाहिए, safe होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी, rugged and reliable होनी चाहिए। ऐसी हो कि बार बार मोबाइल फोन है तो गिरने से टूटे ना, वगैरह वगैरह। द डिवाइस इज टू बी पोर्टेबल, पोर्टेबल होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि उसको कहीं प्लग इन करके रख दें तो वहां से आप उसको मूव ना कर सकें। पिन रिमूवर की एग्जांपल है बेटा, सिंपल सी है। अब देखें, देखें हम कैसे इसको ना लेके चलेंगे। इज टू बी लाइट एंड रगेड, लाइट होना चाहिए, टफ होना चाहिए, पिन रिमूवर जल्दी से टूटे ना, मस्ट वर्क इन वेट एंड कोल्ड, मस्ट बी सेफ। ये सारी चीजें आपने राइट डाउन करनी है आप, ताकि बाद में जब उसको डिजाइन कर रहे होते हैं बेटा, तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जिनको आपको, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। 3 साल की वारंटी होगी, मस्ट वर्क विद एयर प्रेशर, सस्टेन कर दे जी, इज बी इजी टू यूज एंड इजी टू कैरी। HTS टेस्ट होता है इसका कोई, वो टेस्ट भी आपने इसके ऊपर करना होगा। 5 साल का इसकी जो है नॉर्मल यूज होने के लिए, सेल फॉर लेस देन 150, कॉस्ट सेल लेस देन 250 टू मेकिंग कॉस्ट इसकी इतनी आनी चाहिए। ये टेंटेटिव पॉइंट्स अपने माइंड में जो आपने एक रॉ आइडिया बनाया था उसके बाद वो राइट डाउन कर लिए। अच्छा, मस्ट नॉट इन्फ्रिंज ऑन पेटेंटेड डिवाइसेस, इसका मतलब ये है कि आप, ऐसा ना हो कि आपने जब ये बना ली तो वही बात है जो बेटा गवर्नमेंट की बात कर रहा था, लॉज रेगुलेशन वगैरह की। आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कल को कोई कंपनी आके आपको सू कर देती है कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाई है इसका तो पेटेंट हमारे पास है, आपने तो हमारा डिजाइन कॉपी किया हुआ है या फीचर्स जिनको हमने पेटेंट किया हुआ है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं वो किसी और पेटेंट के साथ उसके ऊपर इंटरफेयर वगैरह ना करे। प्रोडक्शन वॉल्यूम आपका टेंटेटिव आइडिया होता है ना, मार्केट रिसर्च की होती है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, तो उस बात से आप इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये एक और चीज़ है कि एक छोटी सी एग्जांपल है, मैट्रिसेस एंड टारगेट्स, सेटअप मैट्रिसेस एंड टारगेट्स टू द डिजाइनर हैज मैक्सिमम ऑप्शंस इन इंफॉर्मेशन। अभी एक एग्जांपल छोटी सी दे रहा है बेटा, डॉग फीडर होता है वो, एक जो बकेट सी होती है जिसके अंदर डॉग को ना आप फीड डालते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप उसको फीड डालते हैं ना डॉग की,
वहाँ पे। तो जब वो आके ना अपने पॉज़ उसके ऊपर रखता है ना, तो क्या होता है कि बेटा वो गिर जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या कहता है कि जो डॉग फीडर है, ये इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है कि या तो हम उसका वेट 50 पाउंड कर दें, सिंपल है। वो कहते हैं या फिर डॉग फीडर मस्ट स्टैंड 30 पाउंड्स अप्लाई टू हिज टॉप। कहता है 2 चीज़ें हैं ना, पर्सपेक्टिव है। वो कहता है कि उसका वेट आप इतना कर दो डॉग फीडर का, वो 50 पाउंड्स का जब हो जाएगा तो वो जब उसके ऊपर डॉग आके अपने पॉज़ रखेगा तो वो टर्नओवर नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरा वो कहता है कि हम उसको डिज़ाइन ऐसा करें, जब हम उसके ऊपर लोड कैलकुलेशंस करें, तो वो 30 पाउंड्स तक का वेट बियर कर सके। जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं ना, जब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 30 पाउंड्स वेट जब आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, उसकी टॉप के ऊपर, तो जब आप अप्लाई करने के बाद देखते हैं तो हो सकता है कि जो फाइनल डिज़ाइन बना उसका जो वेट है वो लेस देन 50 पाउंड्स हो। बहुत कम भी हो सकता है। आपको पता है डिज़ाइन का वेट वो कम होगा, इसका मतलब है कि मटेरियल यूसेज वगैरह-वगैरह और फिर प्राइस से भी फर्क पड़ता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो अपनी स्पेसिफिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से लेके चल रहे हैं। बिकॉज़ बेटा आपको एट द एंड ऑफ द डे बाद में मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ प्राइस। प्राइस को भी देखना पड़ता है। ओके। अच्छा जी, प्राइमरी कस्टमर एंड एंड यूजर प्रायोरिटी। अब ये एक सिंपल पीडीएफ पेज की वो पैटर्न दिखा रहा है आपको ना, पीडीएफ पेजेस कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। कस्टमर कौन है, एंड यूजर। प्रायोरिटी क्या है जी, हाई है, मीडियम है, मतलब आपको प्रायोरिटाइज कैसे करें प्रोडक्ट को। अच्छा, मैट्रिसेस एंड टारगेट्स आ गए। डेली मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए, वीकली मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए, जेनेरिक आपने उसकी वैल्यूज लिखी। नेक्स्ट पे बेटा आपकी ना एक जेनेरिक शीट, इसको बेसिकली ना हम जनरल पीडीएफ शीट कहते होते हैं। अब ये पीडीएफ शीट बेटा बनी हुई है टोस्टर की ना, जो टोस्ट ब्रेड टोस्ट करते हैं ना आप, उसकी एक पीडीएफ शीट बनी है, प्रोडक्ट डिजाइन शीट होती है। इसमें बेटा ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट उसने ना करेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की लिखती हैं, फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, एज ऑफ यूज, ये सारी उसने लिखनी है। आप उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट और कॉन्स्ट्रेंट्स को देख रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ब्राइड्स जो है उसको वो कहता है कि फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है ये यहाँ पर इसको हम इसमें यूज कर सकें, ब्रेड प्रोडक्ट्स को, और ये क्लीन करने में आसानी हो। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है कि अब उसमें करना क्या चाह रहे हैं, वो कहता है लार्ज क्रम ट्रे होगी, और उसके बाद ऐसी ट्रे होगी जो कि फिट कर जाती है डिफरेंट साइज ऑफ ब्रेड्स को, प्रोडक्ट्स को। जेनेरिक उसमें इसकी एक बात कर दी। इस तरह से वो कहता है ड्यूरेबिलिटी है, तो वो कहता है कि आपका 10 ईयर लाइफ स्क्रैच रेजिस्टेंट होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए। इस तरह से वो सारी चीज़ें। प्राइस कंपेटिटिवनेस, वो कह रहा है कि मार्केट में लेट्स सपोज के जो अवेलेबल हैं वो आपके $90-95 में, 105 या $110 में होंगे, तो हमें इसकी लेस देन प्राइस 100 रखनी है। वही चीज़ें जो थी जो मैंने आपको पीछे एक पेज में बेटा दिखाई थी। एक जेनेरिक स्टेटमेंट होती है, और दूसरा ये है कि आपकी जेनेरिक स्टेटमेंट के बाद आपकी टेक्निकल स्टेटमेंट आ जाती है, जहाँ पर वो कह रहा था कि टॉयस की उसने एग्जांपल दी हुई थी। तो कहता है कि फास्ट क्लाइंब करे तो 1 फीट पर सेकंड, उस लास्ट से बेटा इसने इसको। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक मॉड्युलैरिटी आ रही है नीचे आपको, ये थोड़ा सा एक शायद नई चीज़ हो आपके लिए ना। तो बेटा इसमें ये होता है कि मॉड्युलैरिटी, जो मॉड्यूलर अप्रोच होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें ये होता है कि आपने देखा होगा जब आप ना अब लैपटॉप की अगर हम बात करें ना, तो लैपटॉप के पीछे जो बैटरी लगी होती है वो पूरे एक मॉड्यूल की फॉर्म में होती है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्लिक किया तो बैटरी बाहर आ जाती है, हम दूसरी बैटरी लगा, ये मॉड्यूलर अप्रोच होती है। नॉन मॉड्यूलर अप्रोच बेटा ये होती है कि आपने अब वो बिल्ड इन कर दी है, उसके लिए अगर आपको बैटरी निकालनी है ऐसे लैपटॉप से, उसको पूरा लैपटॉप आपको खोलना पड़ेगा, वहां से स्मॉल पार्ट निकालना पड़ेगा। तो आपकी कोशिश होती है कि जो आपका कंपोनेंट है वो मॉड्यूलर होना चाहिए। जैसे अगर सिंपल सी बात करें ना सर्किट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले क्या होता था कि एक इनटाइट क्लोज कंपोनेंट है, उसके अंदर आपने सारे सर्किट्स वगैरह इंटीग्रेट कर दिए हुए हैं, क्लोज्ड है। अब क्या होता है बेटा कि मॉड्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ताकि अगर पूरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर से कोई एक चीज जलती है तो आप सिर्फ और सिर्फ वो वाला मॉड्यूल स्काउट करें, वहां पर जो नया है या फिर जो आपका रिपेयर्ड होगा, जो भी चीज होगी उसको आप पुट कर दें। तो क्या होता है बेटा कि वो पूरा मॉड्यूल आप उसके, अब वो जो मॉड्यूल है ना जो आपने चेंज किया वो कंप्लीट सेट होता है, उसके अंदर सर्किट्स नहीं होंगे, वो सारा कंप्लीट पैकेज होता है। तो मॉड्यूल होता है बेटा कि अपना प्रोडक्ट ऐसी फॉर्म में बनाएं कि उसमें कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट बड़ी इजी हो, कस्टमर के लिए भी, आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी डिफिकल्ट ना हो।
अगर आपकी बैटरी चेंज करनी है तो आपका कस्टमर, लैपटॉप की बैटरी की बात करूँ, खुद जाए शॉप पे जाता है, वो लेकर आता है और चेंज कर देता है। हाँ, ये ना हो कि वो जाए, उसको कहे कि आप, क्योंकि ओपन नहीं कर सकता, उसके पास टूल्स नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ओके बेटा, प्रोटोटाइप, जो आपका प्रोटोटाइप होता है बेटा, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी आगे मैं आपको इसकी कुछ टाइप्स बताऊंगा। बेटा प्रोटोटाइप ये होता है, ये एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसको देख के ना आपको अपने प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए। हम सिंपल स्ट्रेट स्लाइड भी चलते हैं प्रोडक्ट की, प्रोटोटाइप वाली के ऊपर, यहाँ से देखते हैं। अच्छा बेटा, प्रोटोटाइप जो होता है ना, बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि आपको ना उसको देखकर आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट है क्या। अब उसकी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपका प्रोटोटाइप ऐसा भी हो सकता है जो कि फुली फंक्शनल हो, आप फंक्शंस चेक करना चाहते हैं। आपका प्रोटोटाइप ऐसा भी हो सकता है जो किसी एक फीचर के ऊपर फोकस कर रहा हो। मिसाल के तौर पे, पहले इसको जरा समझिएगा। ये जो आपका एरो है, ये फिजिकल, यहाँ पे फोकस, कम्प्रिहेंसिव, एनालिटिकल। जब आपका प्रोडक्ट फिजिकल एंड फोकस्ड होना, तो ये आपके पास बार्स स्पॉट है। इसका मतलब बेटा, मिसाल के तौर पे आप देखोगे गाड़ियां जब बनाते हैं तो गाड़ी का एक छोटा सा मॉडल पड़ा होता है डिजाइन देखने के लिए, ठीक है। आपने डिजाइन देखने के लिए उसका ना एक वुडन मॉडल बना लिया, तो वो इसके सिर्फ डिजाइन पे फोकस कर रहा है, फिजिकल है और फोकस्ड है एक एट्रीब्यूट के ऊपर। या फिर आप उसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाते हैं जिसकी आप विंड टेस्टिंग करते हैं, टनल टेस्टिंग करते हैं, तो एक फीचर के ऊपर फोकस्ड है। आप बेटा जब आ जाते हैं ना फोकस्ड, और ये आपके पास एनालिटिकल आ रहा है ना, फोकस्ड एंड एनालिटिकल में क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस आ जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, एनालिटिकल, अच्छा एनालिटिकल और कम्प्रीहेंसिव की बात करें तो उसमें बेटा मैथमेटिकल मॉडल्स आ जाते हैं। जब आप ना पेपर के ऊपर डिजाइन बना रहे होते हैं, वहां पर आप ना कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो वो आ जाती हैं। अब अगर आप फोकस्ड में चले जाएं और एनालिटिकल में, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन वगैरह आ जाती हैं, डिफरेंट सिमुलेशंस होती हैं वहां से। आपके पास जो ऑप्शन होती है, फिर उसके बाद एक कम्प्रीहेंसिव प्लस फिजिकल है बेटा, जिसमें आप ना एग्जैक्ट वो प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल, हाँ, लेकिन साइज छोटा हो सकता है। मसलन एक बंदा गैस चैम्बर बनाना चाह रहा है। अब गैस चैम्बर की हाइट होती है, लेट्स सपोज 12 फुट ना, वो 12 फुट हाइट का गैस चैम्बर है, लेकिन अब ऑफ कोर्स के ये प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हैं, फंक्शनैलिटी चेक करनी है, मॉडल चेक करना है, डिफरेंट चीजें चेक करनी है, अल्फा टाइप, बीटा टाइप, ये उसके साइज और फंक्शनैलिटी के लिहाज से, कि क्या आप फोकस फीचर्स ही देखना चाह रहे हैं, सारे फीचर्स देखना चाह रहे हैं। तो साइज को अगर हम कम कर दें, 12 फुट की जगह हम 3 फुट का बना लेते हैं गैस चैम्बर, बाकी सारे फीचर्स वो उसकी तलाश लेके चलेगा। लेट्स सपोज इसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट कोल की भी डालेंगे, वैसे ही वो गैस प्रोड्यूस कर रहा होगा, साइज उसका छोटा होगा, तो वो फिजिकल और कम्प्रीहेंसिव की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स होती हैं। तो a prototype bring your idea to life for the person evaluating your invention। जो कि बंदा आपका देख रहा होता है आपकी इन्वेंशन को, आपके प्रोडक्ट को, उसको पता चलता है कि ये आइडिया इनका है क्या, एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड आर्ट वर्क अलोन कैन नॉट प्रूफ। बेटा ड्राइंग्स वगैरह देख लेना सम टाइम एनफ नहीं होता, आपको ना फिजिकल एक मॉडल चाहिए होता है, या चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आजकल आप देखें ना बेटा, तो डिफरेंट कोई भी, अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाए ना, किसी भी टाइप की, इवन रियल एस्टेट में भी चले जाए, बिल्डिंग बनी नहीं होती, 10 साल बाद, 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। आपको क्या करते हैं, वो उसकी वीडियोस जो होते हैं ना, वो वर्ड यूज होता है एक बड़ा प्यारा सा, तो वो उसमें ना मॉडलिंग करके ना उनकी बिल्डिंग्स और उसके रूम्स और सारा वो दिखा रहे होते हैं, टेंटेटिव आइडिया। तो उससे क्या होता है बेटा, आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो देयर मस्ट बी समथिंग टू शो योर कस्टमर्स, तो उसके लिए हम प्रोटोटाइप्स की तरफ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टीज, ये आपकी आगे प्रोटोटाइप्स हो, फिर वर्चुअल प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं, मॉडल्स फिजिकल में आप ना उसका वो मॉडल बनाते हैं। ड्राई डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो 4 टाइप्स हैं, अब इनके एक बार हम देख लेते हैं। टेंजिबल फिजिकल प्रोटोटाइप्स अच्छा कैसे होने चाहिए। टेंजिबल होते हैं ऑफ कोर्स, अनमॉडल्ड बिहेवियर बता देते हैं। अनमॉडल्ड मतलब बेसिकली एग्जैक्ट आपका वो उसका प्रॉपर्टी नहीं होती फिजिकल, फिजिकल कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस वाइज नहीं, लेकिन आपका वो उसकी शेप बता रहा है आपको कि दिखता कैसा है उसका, एग्जैक्टली उसके ऊपर कंपोनेंट्स कहाँ पर किस तरह की डिस्प्ले हो गया वगैरह वगैरह। सम बिहेवियर में बी एन आर्टिफैक्ट ऑफ द एक्चुअल, वो एग्जैक्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है ना, उसके जो उसकी जी एग्जैक्ट डिजाइन होता है ना, उसी को आप बेसिकली मॉडल में स्पेसिफिक पार्ट्स को शो करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ बेटा, उसमें गाड़ी के लिए आप इस तरह का मॉडल बनाते हैं, बना दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि हेडलाइट्स ऐसी होंगी, हेडलाइट्स का एक अलग से आप वुड कार्विंग करते हैं, वहां पर बताते हैं जी
डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट फ्यूचर्स, यानी फोकस्ड किस्म के ना फिजिकल एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके। अच्छा जी, एनालिटिकल प्रोटोटाइप्स मैथमेटिकल मॉडल्स हो जाते हैं, ये बेटा वही चीज़ है। सम बिहेवियर्स में बी एन आर्टिफैक्ट ऑफ द एनालिटिकल मेथड जो होता है वो आपका वहाँ पे शो कर होता है। फोकस प्रोटोटाइप्स इम्प्लीमेंट वन और फ्यू एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उसके आपने उसको देने होते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, वो आंसर कर रहा हो। अच्छा बेटा, इसमें कंप्रीहेंसिव में क्या होता है कि उसके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स शेप के लिहाज से, उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से वो आपका तमाम फंक्शंस को वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल दे रहा है, ये देखिए एग्जैक्ट वही चीज जो उसने पिछली स्लाइड में पिक्चर्स के साथ बताई है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहते हैं बेटा, जरा गौर से देखिएगा। बेटा वाई एक्सिस पे कहता है कॉस्ट ऑफ कम्प्रीहेंसिव प्रोटोटाइप, टाइम और मनी का आपकी उसकी वो आ जाती है कॉस्ट। बेसिकली आप कहेंगे कॉस्ट टाइम भी होता है, और आपकी कॉस्ट पर हम बात करें तो आपके पैसे भी होते हैं। टेक्निकल और मार्केट रिस्क की बात करते हैं जी, कितना होता है इसमें जब आपका, अच्छा किन प्रोडक्ट्स के लिए होता है, वो कहता है प्रिंटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उसके लिए आपकी कॉस्ट कम होती है और आपका रिस्क कम होता है। वन प्रोडक्ट में बी बिल्ड फॉर वेरिफिकेशन में एक ही प्रोडक्ट आप बिल्ड कर लें कोई मसले वाली बात नहीं होती, क्योंकि एक बार आपने कॉपी प्रिंट की, वैसे तो आपने अगर प्रिंटिंग करनी है ना बेटा, तो आप ऑलरेडी जो है वो सॉफ्ट कॉपीज है वेरीफाई कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आपको बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़ती बुक। ऊपर चले जाएं आप, मैनी कंप्रिहेंसिव प्रोटोटाइप्स बिल्ड करने पड़ते हैं जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई कॉम बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे मल्टीपल कॉम डिजाइन करके मैं उसकी मॉडलिंग कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, प्रोडक्ट छोटी है, डाई मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके स्पेसिफिकेशन ज़्यादा विजिबल हो जाए। अच्छा वो कहता है कि जो आपके पास हाई में हो और लो रिस्क के साथ होते हैं वो बिल्डिंग्स होती हैं। बिल्डिंग का आपने डिज़ाइन बता दिया ना बेटा, मॉडल कर दिया आपने, आपको मैंने बताया जैसे कि आजकल वो उसके सिमुलेशंस भी बनी मिल जाती हैं, आपने एक मॉडल बिल्डिंग का बता दिया, दैट्स एनफ। वहां से आपको आइडिया हो जाता है, तो आपको बार बार उसको ना, ये नहीं है कि आप एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाएंगे फिजिकली और उसके बाद कहेंगे कि ऐसी हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। तो शिप्स वगैरह के केस में इन चीज़ों में चल जाता है, लेकिन ऊपर आ जाए अगर आप हाई रिस्क में और टेक्निकल मार्केट, हाई प्राइस में और हाई रिस्क में, तो आपके पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो एरोप्लेन्स की, सैटेलाइट्स की है, ऑटोमोबाइल्स की है। जो ऑटोमोटिव्स वगैरह को थोड़ा सा आपको पता, अगर इंटरेस्ट है ना, तो आप देखें ना ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, तो बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती है जिनका आपको एक आध सैंपल प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, और वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास टेस्ट मॉडल है, फर्स्ट इसका मॉडल है, इसके बाद हम इसके साथ ही गाड़ी बनाएंगे। आजकल वो एक इस तरह के BMW और मर्सिडीज के भी डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च होते हैं। विजन, यू कैन से, उनका एक विजन होता है कि ये इस चीज़ को हमने इस तरह की चीज़ों में बनानी है, उसको मार्केट में लेकर आते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी बनी हुई है जिनकी एक यूनिट बनी होती है। वजह क्या होती है, बेसिकली प्रोटोटाइप्स होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सारी उसकी वजह से बनाते हैं। नॉर्मली वो जैसे ये बता रहा है कि उसको सेल आउट भी किया जा सकता है, सेल नहीं भी करते उसको। Strategies use prototype to reduce uncertainty, make models with a defined purpose, consider multiple forms of prototypes. साइकिल, ये सारी उसकी जो होती है, प्लान टाइम टू लर्न फ्रॉम प्रोटोटाइप साइकिल्स, अवॉइड दी हार्डवेयर स्वैम वगैरह, ये सारी चीज़ें। प्रोटोटाइप जो होता है आप बनाते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, और आपका जो होता है वो, सॉरी, आपका जो बेसिकली होता है उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है कि प्रोटोटाइप किस टाइप का बनाते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, ये जो पीछे आपने प्रोडक्ट्स उसकी टाइप्स को देख ली, लेकिन बेटा ये इंटायरली डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट टाइप एग्जैक्टली कैसी है, उसकी बेस पे आप प्रोटोटाइप बनाते हैं। आपको पता है कुछ टाइम पहले तक जब आपके पास मॉडलिंग, ये जो आपके सॉफ्टवेयर मॉडलिंग है, इतनी इसमें नहीं थी डेवलपमेंट ना, तो मॉडल्स बनाते थे गाड़ी वगैरह के, तो उसका इम्पैक्ट चेक करने के लिए उसको रियलिस्टिकली जो होते थे वो इम्पैक्ट करवाते थे और जब तब टेस्ट करते थे। अब क्या होता है कि सिमुलेशन टेस्ट करते हैं, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सिमुलेशन टेस्ट करते हैं, जब वहां पर वो रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो तब आप वो रियल टाइम जाके टेस्टिंग कर लेते हैं। एनीवेज बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि आपका जो
वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग है वो क्या होती है, जो सिमुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कैड मॉडल्स बना लिया आपके, जो पीछे आपको ग्राफ में एक मैंने दिखाया था। बनाने के मेथड्स बेटा क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आपने लाजमी ये चीज़ देखी होगी, कैसे सीएनसी मशीनिंग यूज़ करते हैं, रबर मॉडलिंग, कास्टिंग कर लिया आपने, मटेरियल वुड यूज़ कर लिया, फॉर्म्स यूज़ करते हैं। आजकल तो वो 3D प्रिंटिंग की वजह से डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, मॉडल आप 3D प्रिंट कर सकते हैं ईज़िली। तो आपके पास सिंपल कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। आप सॉफ्टवेयर मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद अपने 3D प्रिंटर को डिज़ाइन दे देते हैं, वो मटेरियल आपको 24 आवर्स टू 48 आवर्स में प्रिंट करके दे देता है। बट ये लास्ट फेज होता है प्रोडक्शन रैंप अप का। प्रोडक्शन रैंप अप में क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट जो होता है उसको आप मार्केट में प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस करना होता है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। दी प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग द इंटेंडेड प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम आपने वो जो लाइन होती है ना, प्रोडक्शन लाइन, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के ना मैन्युफैक्चरिंग लेआउट्स होते हैं। आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ड्रिलिंग हो रही है, मिलिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, उससे पहले क्या होगा कि आपने उसकी कटिंग करनी है। तो आप क्या करते हैं बेटा, वो प्रॉपर लेआउट बनाते हैं अपनी प्रोडक्शन का भी। तो क्या करते हैं आप, फिर उस प्रोडक्शन लेआउट के ऊपर जो आपने सेट किया होता है, जो प्रोसेसेस होने हैं, उसकी फिर अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि आपकी आर एंड डी की हुई है, लेट्स सपोज आपने प्रोटोटाइप बनाना है, तो वो तो आप रैंडमली कर लेते हैं। लेकिन बाद में आपने पूरा लेआउट डिजाइन करना होता है कि इस प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और आपने उसी लिहाज से फिर उसको, जो मैन्युफैक्चरिंग का लेआउट होता है प्रोडक्शन का, वो भी आगे फॉरवर्ड करना है। The purpose is to train the workforce and to work out any remaining problems in the production process. आप इसलिए करके चेक करते हैं कि इन केस अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ें आपको उस टाइम पे क्लियर हो जाएँ। कोई ऐसा प्रोसेस बेटा होता है कि वो एक आउट ऑफ द ब्लू आपने करना है। मिसाल के तौर पे जब हम पंप्स की बात करते हैं ना, तो अब सारी चीज़ें उसकी कर रहे हैं। उसके अंदर शाफ्ट यूज़ होती है, इम्पेलर के ऊपर इंटीग्रेट करनी है, आपने कर दी। आपने उसकी असेंबली कर दी, सारा कुछ हो गया। सारे प्रोसेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसकी आपने ड्रिलिंग की, कटिंग की, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन टेस्ट होता है। अब शाफ्ट की वाइब्रेशन टेस्टिंग के लिए आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। तो अब आपने जब बना दिया ना, तो आपको ऑफ कोर्स इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए था कि वाइब्रेशंस अगर आती हैं तो आपका पंप फेल होता है। तो आपको टेस्टिंग के लिए एक अलग से शॉप बनानी है। कैसे बनानी है, किस स्पेसिफिकेशंस की बनानी है बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपके पंप का साइज़ क्या है, इम्पेलर का साइज़ क्या है। क्योंकि बेटा वाइब्रेशन टेस्टिंग के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा ना, अब वो इक्विपमेंट भी वेरी कर रहा होता है ना, किस साइज़ के लिए चाहिए। एक इक्विपमेंट ऐसा है कि वो हर तरह की उसके जो कहते हैं कि रॉड्स को टेस्ट नहीं कर सकता, शाफ्ट को टेस्ट नहीं कर सकता। सो ये चीज़ें आपने देखनी है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। उस ये सारी चीज़ें बेटा प्रोडक्शन रैंप अप पे आपको क्लियर होती हैं। The artifacts produced during production ramp up are sometimes supplied to preferred customers. बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो सैंपल्स भी आप सेल कर सकते हैं, कस्टमर्स को देते हैं। The product is launched and become available for widespread distribution at the end उसका आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब बेटा आपका पहला क्वेश्चन था कि स्लाइड व्हिच इंक्लूड्स मोर एब्स्ट्रैक्ट टू लेस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। बेटा मोर एब्स्ट्रैक्ट टू लेस एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम जाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन है ना, वो आपने एक आइडिया जो होता है ना, सोचा होता है माइंड में, आपने उसका एक टेंटेटिव सी इमेज होती है आपके। जैसा मैंने एग्जांपल दी थी बेटा कि कन्वर्टेबल टेबल बनाना चाह रहे हैं, जो कि आपका टेबल भी बन जाता है, उसको आप चेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो वो अब एक आपके माइंड में एक रैंडम सी इमेज है, उससे आप एब्स्ट्रैक्ट इमेज या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कहते हैं। लेस एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आप तब जाएंगे जब आप सोचेंगे यार कि ये तो ठीक है, अगर मुझे कन्वर्टेबल बनानी है तो मुझे कहाँ पर जॉइंट्स रखने हैं, कहाँ पर आपके मूवेबल पार्ट्स होंगे, और किस तरह से जब आप टेबल को चेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक लोड होगा, वो लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, किन पार्ट्स के ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। यानी कि एक रैंडम आइडिया था कि यहाँ मैंने एक कन्वर्टेबल टेबल बनाना है जो कि चेयर में भी हो जाए, फाइन। अब आप उसको फर्दर जो है वो एनालाइज करें कि कैसे होगा, वो किस तरह का होगा। ये लेस ऑब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं कि अब वो एक रॉ इमेज या रॉ डिजाइन ही रहेगा, आप उसको सामने लेकर आ रहे हैं जो कि एक दूसरा बंदा आपकी बात सुन के समझ जाए। ठीक है, ये चीज होती है। नो प्रॉब्लम बेटा, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। स्लाइड नंबर बताएं बेटा, मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, देन हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। जिनके क्वेश्चंस नहीं है बेटा, दे कैन लीव द क्लास। जिनके क्वेश्चंस है बेशक वो स्टे कर लें। अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा, फॉर्म अपलोडेड है मैक्सिमम 11 तक।
बाकी स्टे करें, मैं अभी इधर ही हूँ, जिनके कोई क्वेश्चंस हैं बताएं, हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स कैन लीव।